बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं उमर अब्दुल्ला। आज आपको बताएंगे कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ था उसको 9 फरवरी को किस तरह मैनेज किया गया था और उसमें चीफ जस्टिस जो हैं काजी फायज़ साहब, उनका क्या किरदार है और कुछ जो जनरल फैज़ हमीद है उन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उस बारे में जिक्र करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि 5th जनरेशन वार वो क्या थी और उसके बारे में कुछ हामिद मीर साहब ने इंकशाफात किए हैं, वो आपको बताएंगे। और उसके बाद जिक्र करेंगे कि नून लीग जो है वो डबल गेम खेल रही है, किस तरह ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह जो हैं वो आमने सामने आए हुए हैं, उनके मुतज़ाद बयानात हैं। और उसके बाद कुछ सहाफ़ी ने मशवरे दिए हैं नवाज़ शरीफ साहब को, उस बारे में बताएंगे। और आखिर में बताएंगे आपको कि जो शाहिद खकान अब्बासी साहब हैं उन्होंने भी नवाज़ शरीफ के बारे में और इमरान खान साहब के बारे में एक बहुत अहम इंकशाफ किया है और उन्होंने एक हकीकत से पर्दा उठाया है, वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जिक्र करते हैं कि जो इलेक्शन हुए थे 8 फरवरी को, इलेक्शन तो 8 फरवरी को हो गए थे, लेकिन फिर उनको जो मैनेज किया गया वो 9 फरवरी को, जो नताइज बदले गए, जो रिज़ल्ट आ रहे थे, जिस तरह आपने देखा था ख्वाजा आसिफ और रेहाना डार साहिबा जो थी उनके जो रिज़ल्ट थे वो बदले गए। वो इस तरह के ख्वाजा आसिफ जो थे वो आई थिंक 85,000 पे थे और जो रेहाना डार साहिबा थी वो 1,25,000 तक पहुंची हुई थी। फिर उनको चेंज करके जो 85,000 वाला था रिज़ल्ट वो उनको दे दिया गया और ख्वाजा आसिफ साहब को 1,15,000 तक पहुंचा दिया गया। तो इस तरह रिज़ल्ट जो थे वो उनको मैनेज किया गया। 9 फरवरी को इलेक्शन तो 8 फरवरी के हुए थे, लेकिन दरअसल जो असली इलेक्शन थे मैनेजमेंट के वो 9 फरवरी के। तो जो सारा सिस्टम है, जिस टाइम हुकूमत चल रही है, जो सारा सिस्टम चल रहा है वो उसी 9 फरवरी की बुनियाद पे खड़ा है। अगर 9 फरवरी की इमारत जो है उसको थोड़ा सा नुकसान पहुंचता है, 9 फरवरी की इमारत है क्या? वो है फार्म 47। फार्म 45 तो वो थे जो रिज़ल्ट हुए थे और जो रिज़ल्ट निकले थे स्कूलों के अंदर, जो नताइज आए थे, तो वो तो फार्म 45 था। अब फार्म 45 को देखा ही नहीं गया, अपनी मर्ज़ी से फार्म 47 तैयार किए गए और कुछ लोगों को जितवा दिया गया और कुछ को हरवा दिया गया। तो वो सारी इमारत जो है इस टाइम हुकूमत की, ये जो सारा सिस्टम है वो उसी के ऊपर खड़ा है। अगर उस इमारत को थोड़ा सा नुकसान पहुंचता है तो जो हुकूमत है ये सिस्टम को नुकसान पहुंचेगा काफ़ी सारा। तो इसमें चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनका एक अहम किरदार है, वो अहम प्लेयर बने हुए हैं। और इसी तरह वो भी नून लीग की अभी तक वो मदद कर रहे हैं। वो जो सीटें हैं, मखसूस सीटें PTI की, वो भी नून लीग को देना चाह रहे हैं। उसके अलावा जो उनके पास रिव्यू में जाता है या दोबारा गिनती में उनके पास जो केस जाते हैं, वो सीटें भी पिछले दिनों में 3 सीटें उन्होंने नून लीग को गिफ्ट कर दी हैं। वो इसलिए अहम प्लेयर बने हुए हैं, उसमें एक फ्रीक बने हुए हैं कि उनको एक्सटेंशन चाहिए। वो अपनी एक्सटेंशन की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से मुझे एक्सटेंशन मिल जाए। वो इससे मुमकिन है जब नून लीग के पास 2 तिहाई अक्सरियत होगी। तो 2 तिहाई अक्सरियत वो जस्टिस साहब जो हैं वो पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद अब जैसे ही ख्वाजा साहब ने इशारा किया है कि जैसे ही ये अक्टूबर गुजरेगा, तो अगर एक्सटेंशन ना मिली चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब को, तो उसके बाद जो है ये जो इमारत है ये धड़ाम से गिर जाएगी, कि क्योंकि जो रिव्यू में चले जाएंगे जो ये फैसले हैं, या जो इसके अलावा जो 9 फरवरी को जिस तरह इलेक्शन मैनेज किया गया इस पर अपील होगी और PTI की जो अपीलें होंगी वो सुनी जाएंगी। तो इस तरह जो ये सिस्टम है ये धड़ाम से गिर जाएगा। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने इसका इशारा किया है कि उनको काफ़ी फ़िक्र है इसकी कि अगर एक्सटेंशन ना मिली तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी। और जैसे जो जनरल फैज़ हमीद साहब वो पकड़े गए हैं, तो इन्होंने नून लीग ने मलबा सारा उनके ऊपर डालना शुरू कर दिया है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जनरल फैज़ हमीद साहब के जो जस्टिस साहब के साकिब निसार साहब का चीफ जस्टिस थे उनके साथ रबते थे, तो वो उनके ज़रिए जो जूनियर जजेज़ हैं जो इस टाइम हाजिर सर्विस हैं उन पर असरअंदाज होते थे, तो उनके साथ उनके रब्ते करते थे। और जो जूनियर जजेस थे वो ज़ाहिर बात अपने सीनियर्स और जो चीफ जस्टिस रहे हैं उनके जो फैसले होते हैं या जो उनकी राय होती है उसका एहतराम करते हैं, उनकी सिफारिश सुनी और मानी जाती है। तो अब तो ये इंक्वायरी होगी। जनरल फैज़ हमीद ने भी कहा है कि अगर मैं फंसा तो अकेला नहीं फंसूंगा, काफ़ी सारे लोगों को ले डूबूंगा। तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो कुछ नहीं करता था खुद से, जो मुझे आर्डर आते थे मैं वही फॉलो करता था। अब इंक्वायरी में ही पता चलेगा कि ये आर्डर उस टाइम जो DGISI थे उस टाइम ये इमरान खान साहब देते थे उनको आर्डर, या फिर बाजवा साहब देते थे। जारी बात है उनके बॉस तो बाजवा साहब थे और बाजवा साहब भी आर्डर देते होंगे। तो अब देखते हैं, जब ये दोनों हाजिर सर्विस थे, बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब, जब ये मीटिंग्स में मिलते थे एक दूसरे के साथ या आमने सामने किसी सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते थे, तो एक दूसरे की काफ़ी साइड लेते थे। और जब ये अलग होते थे एक दूसरे के खिलाफ लॉबिंग शुरू कर देते थे, एक दूसरे के खिलाफ बयान देते थे। जनरल फैज़ हमीद अपने लिए वो चीफ जस्टिस बनने का रास्ता हमवार कर रहे थे और बाजवा साहब जो कहते थे कि जी मुझे एक्सटेंशन दिलवाने के लिए वो कोशिश की जाए।
तो इस तरह की सूरत हाल चलती रही। अब ये इंक्वायरी होगी तो उसमें ये पता चलेगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। और अक्टूबर के बाद जैसे ही ये चीफ जस्टिस काजी साहब जाते हैं तो उसके बाद फिर इलेक्शन पे जो इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसके बाद ही कुछ चीज़ें सामने आएंगी। अब बताते हैं आपको कि 5th जनरेशन वार थी क्या। 5th जनरेशन वार ये रियासत की तरफ से ये एक बयानिया था कि जी रियासत को या फ़ौज को या हुकूमत जो है उसको सपोर्ट किया जाए, तो उसके लिए उन्होंने सहाफ़ियों पर पाबंदियाँ लगाई कुछ। तो हामिद मीर साहब ने इसमें इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो ये 5th जनरेशन वार शुरू की गई थी। और उन्होंने कहा कि हमें बाजवा साहब ने बाजवा और DGISPR में हमें एक दफ़ा बुलाया गया और हमें कहा गया कि आप ना जो सहाफ़ी लोग हैं एक दूसरे के प्रोग्रामों में शिरकत ना किया करें। तो उस टाइम उस मीटिंग में काशिफ अब्बासी साहब थे और मोहम्मद मालिक साहब, हामिद मीर साहब। तो हमने कहा जी हम क्यों ना जाएँ। हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि हमने कहा हम क्यों ना जाएँ। तो उन्होंने कहा कि जो आप लोग हैं ये रियासत के मुखालिफ बयानियाँ बनाते हैं, इस तरह के प्रोग्राम करते हैं, तो आपको नहीं जाना चाहिए। वो कहते हैं जब हम वहाँ से मीटिंग से निकले तो हमने फैसला किया कि आज शाम को किसी प्रोग्राम में तीनों इकट्ठे होते हैं। कहते हैं हमने फिर वैसे ही किया और हम तीनों एक ही प्रोग्राम में इकट्ठे हुए। तो उसके बाद शाम को ही पैमरा की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया कि आज के बाद जो है वो एंकर हैं वो दूसरे प्रोग्राम्स में नहीं जाएंगे। तो इस तरह चीज़ों को मैनेज किया जा रहा था बाजवा साहब की तरफ से। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो 5th जनरेशन वार थी ये इसके नाम पर मीडिया पर या सहाफ़ियों पर गैर इलानिया जो पाबंदियाँ थी, सेंसरशिप थी, वो लगाई जा रही थी। और साथ साथ उन्होंने एक और हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि बाजवा साहब ने एक दफ़ा जो आर्मी हाउस में सहाफ़ियों को बुलाया और उसमें उन्होंने काजी फायज़ साहब के ख़िलाफ़ हमें बहुत बड़ा लंबा लेक्चर दिया और बहुत सी बातें बताई और सुनाई। तो हमने उनको कहा कि जी आप जो चीफ जस्टिस हैं इसके ख़िलाफ़ क्यों जा रहे हैं, या जो जज हैं हाज़र सर्विस जज हैं उसके खिलाफ क्यों जा रहे हैं, तो अदलिया से माजराई नहीं करनी चाहिए। तो उस पर मैंने कॉलम लिखा। उसके बाद इमरान खान साहब ने मुझे बुला लिया। उन्होंने कहा कि जी आपने ये कॉलम लिखा इस बारे में। मैंने कहा जी बिल्कुल आपको अदलिया से माजराई नहीं करनी चाहिए और आपको उनके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। ज़ाहिर बात है जो जज होते हैं वो जो हक़ाइक़ होते हैं उनको देकर फैसला करते हैं। तो इमरान खान साहब ने उनको जो कहा, उन्होंने कहा मुझे जुमले वो आज भी याद है। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उन पर रेफरेंस दायर करूँ या इस तरह की चीज़ें करूँ। मैं तो अपनी मुल्क की इकानमी जो है वो उसको दुरुस्त कर रहा हूँ। लेकिन 3-4 दिन के बाद उन पर रेफरेंस जो था वो फाइल कर दिया गया। अब यहाँ से ये लगता है कि जो हुकूमत थी, हुकूमत वक्त थी, सिविल लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि इस तरह के रखते हों, इस तरह की चीज़ें हों, इस तरह के रेफरेंस हों। लेकिन जो उस टाइम की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी जिसमें जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, तो उनकी ये सारी कार्रवाइयाँ थी। उन्होंने ये सारे मसले मसाइल पैदा किए हुए थे मुल्क के लिए और उन्होंने सोशल मीडिया टीम बनाई हुई थी और उसमें बंदे भी हायर करते थे, उनकी सैलरीज देते थे, उनको कहते थे कि जी आप फ़ौज के हक़ में, हुकूमत के हक़ में या इस तरह की चीज़ें करें। और जैसे फिर रिजीम चेंज हुआ अप्रैल 2022, तो उसके बाद जो वो लोग थे अब वो किस तरफ जाएँ, वो सोचने मजबूर हो गए। तो हम तो पहले इमरान खान साहब को या हुकूमत को डिफेंड कर रहे थे, तो अब किस तरफ जाएँ। तो कुछ लोगों ने अपना पैंतरा बदला और नून लीग को डिफेंड करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी नौकरी बचाई। ज़ाहिर बात है उन्होंने करना यही था क्योंकि उनके पास और कोई रोज़गार ही नहीं था। और कुछ लोग जो थे वो खिलाफ़ हो गए हुकूमत के और नून लीग हुकूमत के, और जो बाजवा साहब थे उनके खिलाफ़ हो गए। तो फिर उन्होंने इस तरह के मामला जो थे वो चलते रहे। अब आपको बताते हैं कि नून लीग ये डबल गेम खेल रही है। नून लीग पहले वो जब नवाज शरीफ साहब बाहर के मुल्क थे और उन्होंने वहाँ से वीडियो लिंक के ज़रिए यहाँ खिताब किया जलसे से, तो उन्होंने जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा जो उस टाइम हाज़र सर्विस थे उन पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने मुझे नाअहल करवाया था और उन्होंने ही मुझे हुकूमत से निकलवाया था। लेकिन आजकल वो बाजवा साहब को तो बिल्कुल ही नाम नहीं ले रहे। और पिछले दिनों एक मीटिंग हुई है, उसमें नून लीग की जो सीनियर क़यादत थी उसने रोक दिया है अपने लीडरान को कि जी आप जनरल फैज़ हमीद के बारे में भी कोई बात नहीं करेंगे, ये मामलात जो हैं ये फ़ौज की इंटरनल हैं और वही इसका फ़ैसला करेंगे कि इस पर क्या करना है। तो अब आपको बताते हैं कि ख्वाजा आसिफ और जो राना सनाउल्लाह उनके मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि जो बाजवा साहब की जो तैनाती थी वो ऐसी हुई थी कि एक जनरल हैं जो बाजवा साहब के ससुर थे, जनरल एजाज साहब। तो उनके हाँ हम गए और उन्होंने बुलाया और उन्होंने सिफारिश की कि नवाज शरीफ को कहा कि जी मेरी गारंटी है, मैं गारंटी देता हूँ कि आप बाजवा साहब को लगा देंगे और ये आपके फर्माबरदार बनकर रहेंगे और आपकी ही बात मानेंगे। लेकिन बाद में कुछ हालात बदले तो बाजवा साहब ने सबके साथ डबल गेमें की, इमरान खान के साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ, सबके साथ ही डबल गेमें की। तो उन्होंने कहा कि इस तरह जो थे आर्मी चीफ इस तरह लगे थे। और एक टॉक शो में राना सनाउल्लाह साहब से इस बारे में पूछा गया कि राना साहब आप बताइए कि क्या इसी तरह आर्मी चीफ तैनात होते हैं। तो उन्होंने कहा ये बहुत सेंसिटिव मामला है, तो इस पर हम इस तरह शोज़ में बैठ के बात नहीं कर सकते। बिल्कुल करनी नहीं चाहिए। आर्मी का एक मैकेनिज़्म है, वो अपने हिसाब से देखते होंगे और जो उस टाइम के बेस्ट होते होंगे और कानून के मुताबिक वो फैसला करते होंगे। लेकिन नून लीग वाले डबल गेम खेल रहे हैं। एक तरफ वो बता रहे हैं कि इस तरह तैनाती होती हैं और दूसरे जो उनके रहनुमा वो कह रहे हैं कि हमें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह की जो डबल
ट्राइबल गेमें हैं वो नहीं खेलनी चाहिए। और उन्हें राना सनाउल्लाह साहब ने ये भी इंकशाफ किया है और ये भी इतराफ़ किया है कि उस टाइम जो बाजवा साहब थे, DGISI जनरल फैज़ हमीद को उन्होंने हटाया इमरान खान से पूछे बगैर, या इमरान खान के मशवरे के बगैर या उनकी मर्ज़ी के बगैर। तो उस बात पर इमरान खान साहब और बाजवा साहब के दरमियान शदीद तलब कलामी हुई और उस चीज़ की वजह से इमरान खान साहब ने काफ़ी गुस्से का इज़हार किया, जो जिस बात का बाजवा साहब को गुस्सा था, और वही गुस्सा निकला जब इमरान खान साहब को हटाया गया हुकूमत से और निकाला गया, उनके खिलाफ अदम एतमाद आई, तो बाजवा साहब ने अपना वही गुस्सा निकाला। अब इससे ये लगता है कि जो आर्मी के लोग हैं असल में तो जो सिविलियन होते हैं वो होते हैं, वो ऑफिसर वो होते हैं, बॉस वो होते हैं। इमरान खान साहब बॉस थे तो उनकी मर्ज़ी थी, चीफ एग्जीक्यूटिव वो थे, उनकी मर्ज़ी थी कि किसको लगना चाहिए DGISI और किसको नहीं लगना चाहिए, लेकिन वो आर्मी चीफ थे वो उस टाइम वो फैसले कर रहे थे। तो इससे उन्होंने इतराफ़ किया है कि जो आर्मी है, जो उस टाइम की आर्मी थी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, वो इस तरह के फैसलों में असरअंदाज होती थी। तो अब एक सहाफ़ी हैं एजाज़ सैयद, जो नून लीग के बहुत करीब समझे जाते हैं और इमरान खान और PTI के बहुत मुखालिफ। तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को एक मशवरा दिया है और जो बात हकीकत भी लगती दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ अब सिविलियन सुप्रीमेसी के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोलते, इन्हें जनरल बाजवा और फैज़ हमीद से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि गलत नाम लेते थे उनका। अपने भाई और बेटी को इक़्तिदार के दरवाजे पर लाने के लिए मियाँ साहब ने अपना कद बहुत छोटा कर लिया है। बिल्कुल उन्होंने मफामत की और मफामत मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ और उनके साथ मुआहदा, जिसको इमरान खान लंदन प्लान का नाम देते हैं, वो करके उन्होंने ये हुकूमत हासिल की है फार्म 47 के ज़रिए, और जो अब चल रही है। और एक और साफ़ी हैं असदुल्ला साहब, उन्होंने कहा है कि एक भाई जो है वो बिजली महंगी करता है, दूसरा भाई थोड़ी सस्ती कर देता है और दोनों ने मिलकर आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। बिल्कुल इमरान खान साहब जबकि हुकूमत ख़त्म हुई थी तो बिजली थी 16 रुपये के करीब, 16.5 पौने 17 रुपये के करीब, और अब बिजली पहुंची हुई है तकरीबन 80 रुपये के करीब। तो ये कितना इजाफा हुआ 2.5 साल में? मेरे ख्याल में तकरीबन कोई 60-65 रुपये इजाफा हुआ है। तो नवाज शरीफ ने आके 2 महीनों के बिलों के लिए कुछ रिलीफ दे दिया है, 12, 13, 14 रुपये। तो एक भाई जो है वो बिजली महंगी करते हैं, दूसरी सस्ती करके आवाम को चूना ही लगा रहे हैं, हम यही कह सकते हैं। और इसके बाद साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, जो नून लीग के एक सीनियर लीडर भी थे, आजकल उनको कुछ खुफी हुई है नवाज शरीफ साहब से, और उन्होंने कहा था कि मैं मरीम नवाज़ के पीछे हाथ बांध कर नहीं खड़ा हो सकता, जिसकी वजह से कुछ इख्तिलाफात पैदा हुए। और नवाज शरीफ साहब ने, नून लीग ने उनको एक दफ़ा जब नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए 2017 में, तो उनको वज़ीर आज़म भी बनाया गया था। तो शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि जो आजकल हैं, जो अब नया दौर आ रहा है या जो 2028 में इलेक्शन होंगे, तो ये नौजवान वोटरों का ये टाइम है। तो नौजवान लोग जो 18 साल की उम्र में जो वोट देते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इनकी स्ट्रेंथ होगी। तो जो नवाज शरीफ हैं वो 2016 तक ही वो अमली सियासत में रहे, 17 तक रहे, तो उसके बाद वो तकरीबन 12-13 साल से वो सियासत में नहीं होंगे 2028 में। तो उस टाइम के जो वोटर होंगे उन्होंने अमली सियासत में नवाज शरीफ साहब को नहीं देखा होगा, क्योंकि जब वो नवाज शरीफ साहब थे तो उनकी उम्र 6, 7, 8 साल थी। तो जब वो वोट देने के लिए 2028 में आएंगे तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को अमली सियासत में नहीं देखा होगा, तो उनका बयानिया जो है वो इतना नहीं बिकेगा, उनकी बात नहीं सुनी और मानी जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो एवरग्रीन हैं और वो हमेशा ही इन रहते हैं नौजवानों के अंदर, वो खासे मकबूल हैं। तो जो वोटर होगा 2028 का, वो खान साहब को प्रेफर करेगा नवाज शरीफ की जगह। हक़ाइक़ भी कुछ यही बताते हैं। और क्योंकि 2000 जो अब 24 के इलेक्शन हुए हैं, ये आप देख लें, या इसके पहले 2018 के इलेक्शन हुए थे, नौजवान वोटरों का ही इलेक्शन होता है ये। तो ज़्यादातर वही लोग होते हैं अपने माँ बाप को और अपने बुजुर्गों को मोटिवेट करते हैं, और जिस पार्टी के साथ वो खड़े हो जाते हैं वही पार्टी जीत जाती है। बाकी जो फार्म 47 हैं वो जिस तरह मर्जी बनाए जाएँ, वो एक अलग कहानी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।